स्वामी जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदुओं ने कोई बहुत अच्छा, सनातनी ने कोई बहुत अच्छा काम किया होगा कि भाजपा की सरकार बनी है। बहुत सारे लोग हम लोगों को मिलते हैं जो कहते हैं कि इस सरकार को रहना चाहिए क्योंकि हमें अगर कुछ समस्याएं हैं तो हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। तो ऐसी ऐसी बातें बहुत सारे लोग करते हैं। देखिए, इस देश में जो अभी तक हुआ है वो नकारात्मक वोट से सरकारें चुनी जाती रही है। विकास के नाम पर भारत की धरती पर पहली बार दिल्ली विधानसभा में चुनाव हुआ। मैंने 3 क्रांतियां देखी। पहली क्रांति जिसका मैं वर्णन करना चाहता हूं, 25 जून 1975 की दरमियानी रात जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था और 19 महीने बाद जब चुनाव हुए तो लोकनायक जयप्रकाश ने एक नारा दिया था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। पंडित रामधारी दिनकर का वो पूरा वाक्यांश है, वो सदियों से सोई राख सुख बुगाती है, मिट्टी सोने से श्रृंगार सजाती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। पहली क्रांति थी, जेल में निरुद्ध राजनारायण इंदिरा गांधी के सामने चुनाव जीता था बिना प्रचार के। दूसरी क्रांति मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर देखी, जहाँ ये नारा दिया गया, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते 4, और 2/3 बहुमत से बहुजन समाज पार्टी ने सरकार बनाई। और तीसरी क्रांति मैंने दिल्ली में देखी, एक नौजवान ने, IRS ने नौकरी छोड़ करके एक आंदोलन खड़ा किया और उस आंदोलन के सहारे 2 सालों के अंदर उसने दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को धूल चटाते हुए 70 में से 67 विधायक अपने बना लिए और दोबारा से वो 62 विधायक लेकर आ गया। ये सबसे बड़ी क्रांति है। लेकिन एक क्रांति देखने का जो मैं सपना रखता हूँ, वो मेरा सपना है कि नरेंद्र और अमित जैसे लोग अपनी जमानत नहीं बचा सके जहाँ से भी चुनाव लड़ें, और ये काम मेरे देश की युवा शक्ति कर सकती है। और युवा शक्ति IT प्रोफेशनल से ज़्यादा वो जानते हैं सूचना क्रांति की ताकत क्या है। इसलिए मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, युवा शक्ति से, कि मेरे बच्चों, मैं आप में ही काम कर रहा हूँ लंबे समय से, और आप जानते हैं 2019 में 39 दिनों तक चुनाव होते रहे। आप बताइए, डिजिटल तकनीक के युग में 10 मिनट में वोट हो सकता है कि नहीं? जब मैं 10 सेकंड में अपना पैसा नेट बैंकिंग से ट्रांसफ़र कर सकता हूं, तो अपना वोट क्यों नहीं दे सकता? 39 दिनों में ये हिंसा, मारकाट, अरबों खरबों का खर्च, ये सारी प्रशासनिक व्यवस्था, ये सब खत्म हो सकती है अगर मोबाइल से वोट का अधिकार आ जाए, मोबाइल से मतदान का अधिकार और नोटा को प्रत्याशी का दर्जा मिल जाए। तो मैं दावे से कहता हूँ, भारत एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में दुनिया के मस्तक पर सुशोभित हो सकता है। एक आखिरी सवाल थोड़ा सा आपसे विस्तार से इसलिए जानेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपसे जानना। ऐसा एक मौका मिला था इस सरकार को, हिंदुत्व के नाम पर ही अगर वो करती है, तो एक मौका मिला था कि सनातन का एक प्रचार करते और बताते कि देखो, अगर हमको सत्ता मिलती है तो हम ऐसे सत्ता चलाते हैं। भले ये कुछ दिनों तक रहेंगे, लेकिन इतिहास में जो चीज़ें लिखी जाएंगी, अभी बातों को दबा दिया जाए, मीडिया कुछ बहस ना करे, लेकिन इतिहास में तो चीज़ें लिखी जाएंगी कि सच क्या था। आपका बहुत ही समसामयिक और दूरगामी प्रश्न है, भविष्य की आधारशिला का। अगर नरेंद्र भाई 21 जून 2015 को पहली बार जब वो ब्रांड एम्बेसडर बन रहे थे योग के, तब वो कह देते योग इज़ 1 to 1, कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसी क्रिया करने पर एक जैसा परिणाम नहीं पा सकते, यकीनन सारी दुनिया में क्रांति आ जाती। और योग भारत का जन जन के बीच पहुंचकर सारी दुनिया को एकता के सूत्र में बांध सकता था। जैसे ही हम प्राण को अपने भीतर लेते हैं, शरीर के भीतर इस देवालय में लेते हैं, ये प्राण क्या खेल रचाता है, उसको समझने के लिए भारतीय समाज में मौजूद वर्ण व्यवस्था, शूद्र व क्षत्रिय ब्राह्मण को समझना जरूरी है। आज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देश की जनता से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, भारतीय समाज में जो मौजूदा वर्ण व्यवस्था है, शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण, ये मानव शरीर के भीतर की स्थिति है। कैसे? शूद्र सफाई कामगार इस शरीर से मल मूत्र पसीना तथा कब बाहर फेंकने का कार्य करता है। अगर वो एक दिन अपना काम रोक दे तो हमें एम्स में भर्ती होना पड़ेगा। वैश्य, ये नाभि मंडल, जो हम आहार ग्रहण करते हैं, जो हम प्राण ग्रहण करते हैं, जो हम विचार ग्रहण करते हैं, उसको मिला के उसमें से ऊर्जा स्पंदित करता है और शरीर के अलग अलग अंगों को बांटता है। ये क्षत्रिय हृदय बिना रुके थके निर्बाध गति से काम करता है। 1 सेकंड की ट्रिप हमारी बॉडी की डेथ हो जाती है। और ये ज्ञानेंद्रिय ब्राह्मण है, ये शरीर को इस्तेमाल करती है सेवक के रूप में। अगर नरेंद्र भाई 21 जून 2015 को उस मंच से ये कह देते, मैं सच कहता हूँ, आयुष डिपार्टमेंट करोड़ों रुपए लगा के हज़ारों बच्चों को तैयार करता है, पर उनके लिए रोज़गार का कोई साधन नहीं।
इनको फुर्सत ही नहीं है ना। मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, इससे फुर्सत नहीं है इनको 370 से फुर्सत नहीं है। गुजरात में 1 इंच ज़मीन आप बिना खेड़ू हुए नहीं खरीद सकते। अरे गुजरात का कोई व्यक्ति 1 इंच कृषि भूमि नहीं खरीद सकता अगर वो खेड़ू नहीं है तो 370 का मतलब क्या होता है? आपने हटाया कश्मीर में, गुजरात में तो हटाइए। आप गुजरात मॉडल ला रहे हो। गुजरात के कई IAS IPS जेलों में सड़ रहे हैं, जेलों में, कोई गुनाह नहीं है उनका। 88 बेस के ऑफिसर केवड़िया में कमांडेंट बन के बैठे हैं, कितना पनिश हो रहे हैं क्योंकि वो ईमानदारी से काम करना चाहते थे। और ईमानदारी की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ तो चारण भाट चाहिए इनको, ऐसे जो रात को दिन के और दिन को रात के, तो ये सैल्यूट मार के हाँ में हाँ मिलाएंगे। ये दोनों मैनेजर भूल गए हैं कि लीडरशिप क्या होती है। भाई नरेंद्र जी, भाई अमित जी, मैं आपको लीडरशिप याद दिलाना चाहता हूँ। गौर से देखिए, ये 10 द्वार हैं। मानव शरीर पंच महाभूत पर टिका हुआ है। इसमें वायु ये लीडर है, सबको साथ लेकर चलती है, खुद पीछे रहती है, किसी को दिखाई नहीं देती। आप सच्चे लीडर बनते महात्मा गांधी की तरह, अहिंसा और सत्य को अपने जीवन में उतारते, तो नरेंद्र बाबू ऐसा अवसर इस देश के लोगों ने आपको दिया था, इतना प्यार दिया था कि महात्मा गांधी जी से लंबी रेखा आपकी होती। लेकिन आप खुद को इतिहास के कूड़ेदान में फेंकने के लिए अपना रास्ता बना रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? अभी भी आपके पास मौका है। 2024 में चुनाव है। शाहीन बाग में जो मेरी बहनें, जो मेरी माताएं बैठी है, उनके चरण धो के उस पानी को पियो और प्रायश्चित करो कि आप बहनों, माताओं सच्चे लोकतंत्र की पुजारी हैं। मैं भटक गया था, मैं पुनः अपने रास्ते पर आना चाहता हूँ। आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। और इस देश के नागरिक इतने उदार हैं, जैसे ही आप दोनों हाथ मिलाओगे वो कहेंगे तथास्तु, सारी माफ़ी। अब हम सब मिलकर आओ भारत को दुनिया के मस्तक पर सुशोभित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।